Hello students, welcome to my VR Study YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of history and lesson number is 4 the Mughal Empire. Okay, this is a part 2 of this lesson. इसके पहले हमने part 1 देखा था. ठीक है, आज हम part 2 देख रहे. part 1 में हमने बाबर और हुमायूं के बारे में जानकारी ली थी. बाबर कैसा राजा था, उसने क्या क्या किया था, है ना. और उसका बेटा हुमायूं, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था उसका पार्ट में. ठीक है, आज के पार्ट में जो हम देखने वाले हैं, आज के पार्ट में भी हम कुछ दो किंग्स के बारे में जानकारी लेंगे. ये पार्ट 2 है. ठीक है, और बाकी जो है फिर वो हम पार्ट 3 में देखेंगे. तो आज हम पहला जो राजा है वो कौन है, अकबर. ठीक है, अकबर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. अकबर का जो काल है वो है 1556 टू 1605 सीई तक. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. अकबर आफ्टर हुमायूंस डेथ इन 1556 his 13 years old son Akbar was crowned the king with Bahram Khan as his regent. जो हुमायूं, बाबर जो था उसका बेटा कौन था, हुमायूं. ठीक है, अब ये अकबर जो है वो किनका बेटा है, हुमायूं का. हुमायूं की जो डेथ हुई 1556 में, तो उसके बाद जब उनका बेटा था अकबर, वो सिर्फ 13 इयर्स का था, 13 साल का था जब वो उनके पोस्ट पे आया, राजा बना, वो हुमायूं के जगह पे आया. ठीक है, और उनको जो रिजेंट करने वाला, मतलब उनको सिखाने वाला, उनको उनकी साथ देने वाला कौन था, उनका सेनापति बैरम खान. ठीक है, अकबर वॉज बोर्न इन 1542 एट अमरकोट व्हेन हुमायूं वॉज इन एग्जाइल. तो अकबर का जन्म हुआ था 1542 में. कहाँ पे हुआ था, अमरकोट में, जब हुमायूं एग्जाइल थे. ठीक है, his accession to the throne gave him the general of the Afghan leader Adil Shah Sur an opportunity to occupy Delhi and Agra. तो उसके बाद मतलब जो हुमायूं थे वो मतलब एक लड़ाई में गए थे. तो वहाँ पे एक हेमू नाम का जो उनका एक जनरल अफगान लीडर था, हेमू, और जो इनका जो दूसरा लीडर था उनका नाम था आदिल शाह सूरी. ठीक है, तो इनमें लड़ाई हुई थी. ठीक है, और उसकी अपॉर्चुनिटी मिलके उन्होंने दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया. हेमू became the master of Delhi for a short period but was eventually defeated and killed by Bairam Khan in the second battle of Panipat 1556 CE. ठीक है, मतलब हेमू ने हुमायूं को हराया. ठीक है, हुमायूं की डेथ हुई वहां पे, और उसके बाद हेमू जो है वो दिल्ली का बादशाह बना. ठीक है, और लेकिन कुछ ही पीरियड के लिए बना. उसके बाद बैरम खान जो थे उन्होंने हेमू के साथ लड़ाई की. वो थी पानीपत की सेकंड लड़ाई. ठीक है, सेकंड युद्ध था वो, दूसरा युद्ध 1556 में हुआ, और तब हेमू मारा गया और फिर से दिल्ली आगरा जो बैरम खान जो अकबर थे उनके कब्जे में वो आ गया. ठीक है, अकबर freed himself from the guardianship of Bairam Khan and took the reins of the government in his own hands in 1560. तो अकबर जो थे वो बिल्कुल मतलब बैरम खान के अंडर में वो बिल्कुल फ्री थे. बैरम खान उनको अच्छे से गाइडेंस करते थे, है ना, हर एक चीज़ के लिए. और सारा काम जो था वो, क्योंकि अकबर छोटे थे 13 साल के थे, तो उनको कुछ मतलब आता नहीं था उस टाइम पे. तो बैरम खान ही सारी चीज़ें संभालते थे, सिर्फ अकबर राजगद्दी पे बैठते थे. तो बैरम खान ही सारे जो काम है वो देखते थे. तो फिर जब अकबर ने फिर अपने हाथ में कब ली पूरी सत्ता, पूरा जो वर्क था वो 1560 में उन्होंने पूरी सरकार अपने हाथों में ली. आफ्टर रिसॉल्विंग इंटरनल इश्यूज ही टर्न हिज अटेंशन टुवर्ड्स टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर. फिर जब उनके इंटरनल मतलब उनके गवर्नमेंट के अंदर के जो भी इश्यूज थे वो सॉल्व होने के बाद वो कहा वो मतलब कहा उन्होंने अपना ध्यान दिया पूरा टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब अपने प्रदेश को बढ़ाना, है ना, अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने एम्पायर को पूरा बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरा ध्यान वहीं पे लगाया. अब देखते हैं कॉन्क्वेस्ट.
The Mughal Empire under Akbar extend from the Himalayas in the north to Godavari in south and the Hind Kush mountains in the northwest to river Brahmaputra in the west. मतलब मुगल एम्पायर जो था अकबर का वो कहाँ तक पूरा फैला था, हिमालय पर्वतों की तरफ जो नॉर्थ साइड में था, गोदावरी थी साउथ साइड में, और हिंदू कुश माउंटेन जो थे नॉर्थ वेस्ट में, और ब्रह्मपुत्र नदी जो थी ईस्ट में। मतलब इतने सारे चारों तरफ के इतने जगह पे उनका जो साम्राज्य था वो पूरा फैला हुआ था। अकबर began his conquest by extending his control towards मारवा 1561, नर्मदा वैली एंड द नॉर्थर्न रीजन्स ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश, जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंबोर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर। तो अकबर ने फिर अपना प्रदेश बढ़ाना स्टार्ट किया और उन्होंने मालवा जो था वो पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया 1561 में। उसके बाद फिर नर्मदा वैली नॉर्थर्न साइड में है ना, और फिर जो अभी प्रेजेंट में कहा है मध्य प्रदेश में है ना। उसके बाद जौनपुर, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंबोर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, सारा जो पूरा प्रदेश है वो सारा उन्होंने अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। In 1572 अकबर ऑक्यूपाइड अहमदाबाद एंड सूरत। फिर 1572 में वो अकबर जो थे वो अहमदाबाद और सूरत को भी अपने मतलब अंदर में उन्होंने ले लिया था। द कंक्वेस्ट ऑफ गुजरात पेव्ड द वे फॉर द मुगल्स टू गेन कंट्रोल ओवर मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स। फिर उन्होंने गुजरात को मतलब मुगलों ने गुजरात को अपने अंदर में ले लिया और वहां से उन्होंने पूरा अपने बिजनेस का, उनका जो भी ट्रेड चलता था, जो भी कॉमर्स चलता था, वो सारा वहां से उन्होंने स्टार्ट किया। द डिफीट ऑफ द अफगान रूलर दाऊद खान इन द बैटल ऑफ राजमहल ब्रॉड बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर। जब अकबर ने अफगान का जो एक किंग था दाऊद खान, उसके साथ लड़ाई करने के बाद जब वो दाऊद खान डिफीट हुआ मतलब हार गया तो युद्ध में, तब वहाँ का जो पूरा राजमहल था बंगाल का वो सारा मुगल एम्पायर के अंडर आ गया, अकबर के अंडर आ गया। इन द डेक्कन अहमदनगर, खानदेश एंड बेरर वेर ऑक्यूपाइड बाय 1600 to 1601। उसके बाद उन्होंने जो डेक्कन का प्रदेश है, अहमदनगर है, खानदेश है, बेरर है, ये सारा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। कब? 1600 और 1600 से 1601 के काल में। ओके, अब हम देखते हैं रिलेशनशिप विद द राजपूत। अकबर की राजपूत के साथ कैसी रिलेशनशिप थी। Akbar was aware that the task of consolidating and strengthening his empire would never be complete without the support and loyalty of the Rajput। मतलब अकबर ने सारा प्रदेश तो जीत लिया था, वो सारे प्रदेश को जीतने में लगा था, लेकिन राजपूत को वो जीत नहीं पाया। राजपूत का जो भी प्रदेश है ना, वो प्रदेश था, उनको एम्पायर को मतलब अकबर को उनका कोई सपोर्ट नहीं मिला और वो उनके अंडर में कभी भी नहीं गए। He also understood the importance of Hindu-Muslim unity and cooperation in order to build an all-India empire। तो अकबर को ये मतलब इसकी समझ थी कि जो इम्पोर्टेंस है हिंदू मुस्लिम धर्म की जो यूनिटी है, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो उसको समझ में आ गया था, और उसने राजपूत को तोड़ने के लिए उन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम में फूट पाड़ना है ना, फूट वगैरह गिराना, तो ये सारी चीजें उन्होंने उस टाइम पे की थी वो राजपूत को तोड़ने के लिए। He followed a policy of matrimonial alliance with the Rajputs. His marriage to Harkabai, popularly called Jodhabai, daughter of Raja Bharmal of Amber Jaipur, secured for him the crucial support of powerful Amber Rajas। मतलब फिर बाद में अकबर ने एक नया उन्होंने एक मतलब एक नई उन्होंने रूल्स बनाया, जैसे उसको क्या कहा उन्होंने, मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब शादी करके राज्य को अपने अंडर में लेना। मतलब जिस भी राज्य के जो राजा है उसकी कोई बेटी है तो उसके से शादी कर लो, उसका पूरा प्रदेश अपना, है ना। तो ऐसे उन्होंने एक नई प्रथा उन्होंने बनाई। तो उसी में उन्होंने किससे एक शादी की थी, एक हिंदू जो मतलब एक हिंदू राजा की बेटी थी हरकाबाई, जिसको आज हम जोधा के नाम से जानते हैं, है ना, जोधाबाई, जोधा अकबर, है ना।
तो ये जो जोधा थी ये एक हिंदू थी, है ना। अकबर जो थे वो मुस्लिम थे, और जोधा जो थी वो एक हिंदू राजा, एक राजा की बेटी थी, जो जिनके फादर का नाम था राजा भरमल, जो अंबर के राजा थे जयपुर में, ठीक है, जयपुर के राजा थे। तो उनके बेटी से उन्होंने शादी की, और उनका जो पूरा प्रदेश था वो अपने अंडर में लेने के लिए उन्होंने उनसे शादी की थी। ही ऑल्सो फाउंड मैट्रिमोनियल अलायंस विद सिवरल अदर राजपूत प्रिंसेस, और इसी तरह से उन्होंने प्रदेशों को जीतने के लिए यही जो रूल था उन्होंने अप्लाई किया अदर दूसरे भी राजपूत लोगों के राजकुमारियों के साथ शादी करके। He assigned high posts to Rajput chiefs such as राजा तोडरमल एंड मानसिंह इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने फिर जो राजपूत की जो मेन चीफ जो राजा थे, जैसे राजा तोडरमल और मानसिंह, तो इनके साथ भी उन्होंने वही करना चाहा, और इनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही बड़ी थी, इनका पूरा प्रशासन बहुत ही अच्छा था। He did not annex Rajput kingdoms that accepted his suzerainty and paid regular tributes। तो ये जो दो राजा थे, राजा तोडरमल और मानसिंह, इन्होंने अकबर की वो जो नीति थी मैट्रिमोनियल, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी उनके साथ करने के लिए उन्होंने परमिशन नहीं दी, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि हम तुम्हारा जो भी खर्चा है या जो भी ट्रिब्यूट्स है वो हम तुम्हारा डेली हर महीने हर जो भी है वो बराबर पे करते रहेंगे, लेकिन हम अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। He followed a policy of non-intervention in the internal matters of Rajput states and abolished jizyas and pilgrimage tax। तो फिर जो अकबर थे वो, और उन्होंने कुछ नए ऐसे इन्वेंशन के नए पॉलिसीज उन्होंने बनाए इंटरनल मैटर्स पे, है ना। राजपूत के प्रदेशों को ज्यादा लूटने का उन्होंने फिर प्लान बनाया अकबर ने। ओके, राणा उदय सिंह ऑफ मेवाड़। अब जो राजपूत के ये कुछ राजपूत का एक पूरा राज्य था मेवाड़, ठीक है, मेवाड़ मारवाड़, है ना, ऐसे राजपूत के राज्य थे। तो मेवाड़ का जो मेन जो राजा था जिसका नाम था राणा उदय सिंह, ठीक है, तो उन्होंने ये जो मुगल के जो भी चैलेंज थे अकबर के, है ना, वो उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किए। राणा उदय सिंह की भी एक बेटी थी जिसका नाम था मानसिंह, उसके लिए उन्होंने मतलब रिश्ता भेजा था, है ना, शादी के लिए, तो उन्होंने वो मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। तो उसके बाद फिर जो चित्तौड़ के राजा थे, वो चित्तौड़ का जो किला था वो 1567 में उन्होंने अकबर ने उसको कैप्चर किया था, वो भी लड़ाई करके युद्ध करके, ठीक है। जब राणा उदय सिंह वहां से बाहर निकल गए थे उस महल से, तब राणा उदय सिंह वहां पे नहीं थे, है ना, और उन्होंने उनके सैनिकों के साथ युद्ध करके वो महल अपने कब्जे में कर लिया था। जयमल एंड पत्ता राणास जनरल्स कंटिन्यू टू फाइट ब्रेवली बट वेर डिफीटेड इन द बैटल। तो जो राणा उदय सिंह जी के जो कुछ ऐसे मतलब महावीर जैसे सेनापति थे जिनका नाम था, एक जयमल राजा थे और एक पत्ता था, ठीक है। तो ये जो पट्टा और जो जयमल थे वो राणा उदय सिंह के जनरल कुछ ऐसे फाइट मतलब शूरवीर थे, उन्होंने भी अकबर के साथ बहुत ही मतलब शूरवीरता से उन्होंने लड़ाई की, लेकिन फिर भी वो उसमें हार गए और बाद में अकबर ने चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया था। राणा प्रताप द सन ऑफ राणा उदय सिंह continued his father's zeal to safeguard his homeland but was defeated in the battle of हल्दी घाटी in 1576। तो जो राणा उदय सिंह के एक बेटे थे राणा प्रताप, जो जिसको आज हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, है ना, आपने सुना ही होगा महाराणा प्रताप के बारे में। तो ये जो महाराणा प्रताप है वो अपने मतलब घर छोड़ के गए हुए जो राजा थे उदय सिंह अपने उनके फादर, उनके सेफ्टी के लिए उनके साथ वो उनके पीछे वो निकल गए थे, है ना। तो उनको सेफ रखने के लिए, उनको सेफ गार्ड देने के लिए, लेकिन इसी में अकबर ने मतलब उनका जो महल था उसको भी कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद में 1576 में उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध एक हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, वहां पे भी उन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था महाराणा प्रताप को, मतलब उसमें वो हार गए थे। The blend of Mughal and Rajput culture which evolved during this period provided the foundation for a strong and stable Mughal empire।
तो मुगल और राजपूत इन दोनों की जो संस्कृति थी वो एकदम मतलब उस पीरियड में दोनों की बिल्कुल अपोजिट थी। और इसमें राजपूत और मुगल में सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग थे वो कौन थे? मुगल्स थे। ठीक, मुगल की सेना जो थी वो बहुत बड़ी थी और राजपूत की छोटी थी। अब हम देखते हैं अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी, अकबर की धार्मिक पॉलिसी कैसी थी। एन इलाइटेड रूलर, अकबर्स लिबरल अप्रोच टूवर्ड्स रिलीजन वॉज गाइडेड बाय एन एंथुजियाज्म टू यूनाइट द एंटायर नेशन। उनकी जो मतलब वो जो अकबर थे रूलर, वो मतलब उनका जो रिलीजन मतलब जो भी उनका धार्मिक जो गाइडेंस थे उनकी क्या एक मतलब क्या एक उनका धोरण था कि पूरे नेशन को, पूरे इंडिया का, पूरे कंट्री का, या पूरे हिंदुस्तान का मैं क्या बनूंगा? राजा बनूंगा, है ना। हिंदुस्तानी शहंशाह बनूंगा, है ना। ऐसा उनका एक पूरा सपना था। इसके बाद हम देखते हैं दीन इलाही। He combined the best features of all the religions in a grand synthesis known as Din Ilahi, which was an ethical code of conduct and laid emphasis on moral values of good conduct, piety and compassion. ये जो दीन इलाही है, ये क्या है? ये एक धार्मिक मतलब धर्म के अनुसार एक ग्रंथ है, ठीक है, जिसको हम दीन इलाही कहते हैं, जो कुछ ऐसे बेस्ट फीचर्स के कॉम्बिनेशन है रिलीजन की, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसे इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स दिए गए हैं जो और कुछ ऐसे लेड एम्फेसिस इसमें बताए गए, कुछ मोरल वैल्यूज जो जिससे हमें अपने साम्राज्य को बढ़ाने का, अपने कल्चर को किस तरह से रखना है, बनाना है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसमें जानकारी, इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी गई है। It was viewed as religious cum ideological path based on reason rather than tradition and on certain commonalities found in all religions. Its believers were more like a fraternity and its main concern were socio-political rather than overtly religious. तो ये जो दीन इलाही जो है, इसमें कुछ ऐसे आइडियोलॉजिकल मतलब कुछ ऐसे रास्ते है ना उसमें दिए गए हैं कि किस तरह से हमें अपना जो धर्म है, किस तरह से हमें धार्मिक रूल्स फॉलो करने हैं, किस तरह से हमें अपने रिलीजन पे बिलीव करना है ना, क्या क्या करना है। फैटर्निटी उसमें बताई थी। मेन कुछ ऐसे कंसर्न्स चीज़ें, सोशल और पॉलिटिकल दोनों चीज़ों को किस तरह से धर्म के अनुसार किस तरह से उन दोनों को मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें बताई गई थी। Of course, not all people at his court accepted Akbar's new path. Raja Birbal, a faithful follower of Akbar, accepted it, while Raja Man Singh disapproved of it. तो अकबर के कुछ ऐसे रूल्स वो जो बनाता था है ना, उसको सारे लोग जो है वो फॉलो नहीं करते थे, सारे लोग उसके रास्ते को नहीं मानते थे। एक राजा बीरबल जो थे वो बहुत ही फेथफुल, बहुत ही भरोसेमंद और उसको अकबर के बहुत ही फॉलोअर थे, मतलब अकबर की सारी बातें मानने वाले वो राजा थे। तो उन्होंने वो अकबर की सारी चीज़ें वो एक्सेप्ट करते थे। लेकिन एक राजा जो थे, राजा मान सिंह, वो अकबर को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते थे, वो हमेशा उसको धिक्कार देते थे। Akbar respected their feelings and did not insist that they should follow the new ideology. तो अकबर जो है वो उनका रिस्पेक्ट करते थे, उनके फीलिंग्स की, और वो उनको मतलब बुरा ना समझ के वो और नई कुछ आइडियोलॉजी उनको बताते थे। अब हम देखते हैं सुल्खे कुल। अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुल्खे कुल विच मीन्स यूनिवर्सल पीस और पीस विथ ऑल। तो सुल्खे कुल एक उन्होंने नई पॉलिसी बनाई थी जिसका मीनिंग है यूनिवर्सल पीस, मतलब पूरे वर्ल्ड में शांतता, या फिर पीस विथ ऑल मतलब सबके साथ शांति, है ना। ही अबॉलिश्ड मेनी टैक्सेस दैट वेयर अर्लियर इम्पोज्ड ऑन द नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। फिर उन्होंने जो टैक्सेस वो लगाते थे सारे लोगों के ऊपर है ना, वो टैक्सेस उन्होंने खत्म कर दिए थे, इम्पोज कर दिए थे, मतलब शांति फैलाने के लिए, सबके साथ मैत्री दोस्ती करने के लिए, ठीक है। Besides, many intellectual and able Hindus were inducted into the nobility. तो कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे हिंदू जो लोग थे वो उसको जो अकबर को फिर बाद में कुछ लोग अच्छा मानने लगे कि वो अच्छा बन रहा है, सबके साथ फ्रेंडशिप कर रहा है ना।
तो कुछ लोग उसको मतलब समझ नहीं पाए, तो कुछ लोग उसको समझ पाए, है ना। तो कुछ लोग उसको एक्सेप्ट कर दिए, कुछ लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट इज इबादत खाना। ठीक है, मतलब उसके बाद अकबर ने मतलब एक हॉल ऑफ प्रेयर बनाया, जैसे जहाँ पे इबादत करते, मतलब भगवान की प्रेयर करते हैं ना, ऐसे सारे जो लोग मिलके भगवान की प्रेयर कर रहे हैं धर्म के लिए, तो इसलिए उन्होंने एक इबादत खाना बनाया जिसको मतलब हॉल ऑफ प्रेयर कहते हैं, जिसको इबादत खाना भी कहते हैं। ठीक है, एट दिस प्लेस ही इन्वाइटेड सिलेक्ट माइस्टिक्स इंटेलेक्चुअल्स एंड थिलोगिनस एंड हेल्ड डिस्कशंस ऑन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल थीम्स। उसमें उन्होंने कुछ ऐसे मतलब सिलेक्टेड कुछ ऐसे राजा महाराजों को वहाँ पे बुलाते थे, और सब मिलके क्या करते थे, वहाँ पे नमाज पढ़ना, प्रेयर वगैरह करना, वो सारी चीजें वहाँ पे करते थे। He invited scholars belonging to various religions such as Hinduism, Islam, Zoroastrianism, Christianity, and even atheistic, those who did not believe in the existence of God, and conducted religious debates. फिर जो अकबर थे वो वहाँ पे अलग अलग ऐसे बहुत शूरवीर ऐसे महान लोगों को बुलाते थे, और उसमें हर एक धर्म के लोगों को वो बुलाते थे, जैसे हिंदू को, मुस्लिम को, है ना, और कुछ ऐसे क्रिश्चियंस को भी बुलाते थे वहाँ पे, क्रिश्चियंस लोगों को, और एक कुछ ऐसे भी लोगों को बुलाते थे जो भगवान पे भरोसा ही नहीं करते, जो कोई प्रेयर नहीं करते, तो कुछ नहीं करते, उन लोगों को भी वहाँ पे बुलाते थे, और सभी मिलके वहाँ पे क्या करते थे, डिबेट्स कंडक्ट करते थे, मतलब भगवान के बारे में बोलो, भगवान कैसा है, क्या है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता, मतलब उसके ऊपर वो एक डिबेट्स वहाँ पे कराते थे सब लोगों को एक दूसरे के ऊपर। They visited the इबादत खाना and discussed their religious beliefs with अकबर। फिर वो इस इबादत खाना में सब जमा होते थे और अकबर के साथ अपने जो धर्म की जो भी बिलीव्स है उनके, वो सारे अकबर को बताते थे। ठीक है, The results of these discussions at the hall of prayer led him to the conclusion that all religions lead to the same goal। और इस सारे डिस्कशन में आखिरी कंक्लूजन क्या निकलता था कि सारे जो रिलीजन्स है, सारे जो धर्म है, वो सबका गोल क्या है, मेन एक ही है, सेम ही गोल है। ठीक है, however the importance of Akbar's new religious philosophy declined after his death in 1605। Akbar's region is recorded in history as the golden age of the Mughal Empire। तो उसके बाद अकबर का जो नया धर्म, नया जो रिलीजियस जो फिलोसॉफी स्टार्ट हुई, वो कब हुई, जब अकबर के डेथ के बाद, जब 1605 में। ठीक है, और अकबर के मरने के बाद अकबर का जो भी रीजन था, जो भी उसका काल था, उसको हिस्ट्री में गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है, जो पूरा मुगल एम्पायर का एक गोल्डन एज था, वो ऐसे वो मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो राजा है वो है जहांगीर। जहांगीर का जो काल है वो है 1605 to 1627। ठीक है, अकबर्स एल्डेस्ट सन, ये अकबर का सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम है जहांगीर। ठीक है, नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर सक्सीड हिम टू द थ्रोन इन 1605। मतलब अकबर के मरने के बाद ये उनका बड़ा बेटा था ना, उसका पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है, वो फिर राजा बना। जहांगीर इम्प्रिजन्स हिज एल्डेस्ट सन प्रिंस खुसराव हु हार्बर्ड अ डिजायर ऑफ बिकमिंग द एम्पायर। जहांगीर का जो मतलब एक बड़ा एल्डेस्ट सन था सबसे उनका, और उनका एक और दूसरा जो राजकुमार था, प्रिंसेस था, जिसका नाम था खुसराव, वो इम्प्रिजन था, मतलब वो जेल में बंद था, है ना, क्योंकि उसको मतलब वो पूरा जो एम्पायर था उसका मतलब सबसे बड़ा था वो, लेकिन वो जेल में था, इसकी वजह से जहांगीर को उस अकबर की गद्दी पे बिठाया गया। He brought an end to the four decade long struggles with Mewar by defeating Rana Amar Singh in 1615 CE। और ये जो जहांगीर जो था, ये भी मेवाड़ के साथ, जैसे उनके फादर अकबर जैसे मेवाड़ के राजाओं के साथ युद्ध करते थे मेवाड़ को हासिल करने के लिए, उसी तरह, लेकिन वो हासिल नहीं कर पाए, तो उसी तरह उनका बेटा जो जहांगीर था, वो भी उनके बेटों के साथ लड़ाई करता था मेवाड़ की, है ना। ये जो अमर सिंह के साथ, अमर सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप के बेटे।
ठीक है। महाराणा प्रताप की मरने के बाद उनका बेटा अमर सिंह उनके राजगद्दी पे बैठा था। तो अकबर का बेटा और महाराणा प्रताप का बेटा जहांगीर और अमर सिंह ये भी एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते रहे। ठीक है, 1615 में उनकी लड़ाई हुई थी। He also subdued Musa Khan and his 12 confederates known as Barabhuyan who controlled Sonargaon in Bengal. तो उसमें एक मूसा खान नाम के भी एक पर्सन थे जो जिनके 12 ऐसे मतलब 12 ऐसे सेना थी जिनको बारह भूयान के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने पूरी लड़ाई करके बंगाल का जो सोनार गांव था उसको अपने पूरे कंट्रोल में ले लिया था। ड्यूरिंग हिज रीजन अ नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप इंक्लूडिंग William Hawkins and Sir Thomas Roy visited India with the aim of securing trade concession। फिर इसी रीजन के ड्यूरिंग में इसी दरमियान में बहुत से ऐसे नंबर ऑफ पीपल्स जो थे यूरोप के वो विलियम हॉकिंस और सर थॉमस से विजिट करके उनके साथ में वो इंडिया में उनके इसमें वो इंक्लूड हो गए, शामिल हो गए और इस एम के साथ के हम अपना बिजनेस वहाँ से स्टार्ट करेंगे उनके साथ मिलके। Following their visit, the English were granted permissions to set up a factory at सूरत। वो फिर मिलने के बाद सब विजिट किए, उन्होंने सबने मुलाकात की और फिर उसके बाद उन्होंने इंग्लिश ग्रांटेड परमिशन निकाली कि हम सूरत में अपनी एक नई फैक्ट्री सेटअप करेंगे। जहांगीर्स 20th and last wife नूरजहां was an extremely talented, courageous, witty and intelligent woman who exercised considerable influence in the royal affairs। जहांगीर की कितनी 12th वाइफ मतलब 12वें नंबर की वाइफ जिसका नाम था नूरजहां। ठीक है, वो एक बहुत ही टैलेंटेड और करेजियस औरत थी और बहुत ही इंटेलिजेंट वुमेन थी वो। ठीक है, तो वो बिजनेस के बारे में बहुत सारा उसको नॉलेज होता था। शी प्रमोटेड हर फैमिली मेंबर्स टू इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। वो अपने फैमिली मेंबर को, उनके बेटे को, किसी भी ऐसे फैमिली मेंबर्स को वो क्या करते थे कुछ ऐसे उनके प्रशासन में कुछ भी इम्पोर्टेंट पोस्ट पे वो उसको प्रमोट करती थी। ठीक है, शी स्ट्रक्स कॉइन्स इन हर नेम ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स ऑफ जहांगीर रीजन। जहांगीर के रीजन में उन्होंने अपने नाम का कॉइन मतलब कॉइन जो उनके होते थे रुपीस पैसा जो भी, तो उसके उस कॉइन्स पे वो अपना नाम डाल मतलब अपने नाम से वो कॉइन्स को उन्होंने बनाया था। ठीक है, अराउंड द सेम टाइम अ स्ट्रगल फॉर पावर बिगेन बिटवीन नूरजहां एंड प्रिंस खुराम जहांगीर सन फ्रॉम हिज प्रीवियस मैरिज। तो मतलब इसी सेम टाइम में जो स्ट्रगल चल रहा था उनमें, तो उसकी शुरुआत में जो नूरजहां और एक प्रिंस खुर्राम जो थे शाहजहां, बाद में वो शाहजहां हुए। तो जहांगीर का ये मतलब बेटा था, तो इनकी एक पहली शादी हुई थी। ठीक है, जहांगीर वॉज डीपली फैसिनेटेड बाय आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये जो जहांगीर था वो बहुत ही कला में बहुत ही मशहूर था, कला और आर्किटेक्चर बहुत ही अच्छे से वो करता था। ही वॉज अ कीन नेचुरलिस्ट एंड अ बर्ड वॉचर। मतलब वो एक नेचुरलिस्ट था, मतलब नेचर से उसको बहुत प्यार होता था। और जो बर्ड वॉचर था मतलब पंछियों को हमेशा वो देखता रहता था, पंछियों से उसको ज्यादा प्यार था। हिज ऑटोबायोग्राफी तुझा के जहांगीरी इज अ विटल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिज रीजन। उसके प्रदेश में मतलब जहांगीर की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी जिस बुक में, जिसका नाम है तुझा के जहांगीरी। तो उसमें बहुत सी उसके प्रदेश की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें दी गई है। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स हिज डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और उसी तरह उनका कुछ ऐसे डिटेल्ड रिकॉर्ड भी है जो प्लांट्स के और एनिमल्स के डिस्क्रिप्शन में हमें मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज का ये पार्ट 2 यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आज के इस पार्ट 2 में हमने अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में जानकारी ली है। अगले पार्ट 3 में हम जो बाकी जो बचे हुए जो राजा जो भी हैं किंग्स, उनके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो आज के इस पार्ट के जो भी हमने टॉपिक्स देखे उसके बारे में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।